आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के उभरते सितारे शिमला के प्रिंस, जिनकी आवाज दिलों को छू रही। कंगना ने सुक्खू सरकार को भेड़िए की संज्ञा दी। शिमला में दुष्कर्म का मामला। शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पेंशनर एसोसिएशन में फूट। कुलदीप सिंह तंवर ने किसानों के जमीनी मुद्दों को लेकर उठाई आवाज। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप। शिमला के उप महापौर उमा कौशल मीडिया से हुई रूबरू। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की वादियों में एक और सुरीली आवाज ने जन्म लिया है। शिमला के युवा सिंगर प्रिंस, जो न केवल एक उभरते हुए कलाकार है बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन चुके हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रिंस ने अपनी मेहनत और लगन से अपने हुनर को पहचान दिलाई है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने गानों के जरिए इंस्टाग्राम पर खास पहचान बनाई है। सोशल मीडिया पर उनके गीतों को युवा वर्ग खूब पसंद कर रहा है। और मैं शिमला के रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ और मैं बचपन से शिमला में रह रहा हूँ। और जो मेरी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी फागली से हुई है और मैं अभी कॉलेज में हूँ। बाकी जैसे आपने पूछा मुझसे कि जो ये करियर है मैंने कब चुना, ये स्टार्टअप मेरा 1 साल पहले से है। उससे पहले मैं मतलब अपने घर पे ही बोलते ना, एक बाथरूम सिंगर, वही मतलब घर पे गाना गाना वो सब था। तो एक फ्रेंड है मेरे दोस्त ने बोला कि कुछ करते हैं इंस्टा में, कुछ मतलब कंटेंट वगैरह बनाते हैं। तो 1 साल पहले ही मैंने स्टार्टअप किया है। और जो मेरा पेज है, पेज का नाम है मेरा हारमनी ह्यूज 17 के नाम से। उसमें मैं रिएक्शंस लेता हूँ लोगों के, कैप्चर करता हूँ और बाकी सिंगिंग करता हूँ। और जो आपने फर्स्ट एल्बम के बारे में बताया, मेरे सॉन्ग का नाम है मेरा मेरी सारी ज़िंदगी, और ये यूट्यूब और स्पॉटिफाई में दोनों में। सच बात है क्योंकि मैं बचपन से सोच रहा था कि सिंगर ही बनूँ। मैं 5th क्लास से एक कॉम्पिटिशन में गया था। तो मतलब मैं क्लासरूम में ऐसा होता है कि लोगों के साथ मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं सब गाना गाना ना, तो वो लोग बोलते थे यार तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो कॉम्प्लीमेंट देते थे। तो फिर मैंने सोचा कुछ आगे करते। फिर 5th क्लास में मैंने स्टार्टअप किया, उसमें मैंने कंपटीशन भी किया मैंने। और उसके बाद धीरे करते उसके बाद मैं क्लासेस गया, सीखने गया। तो मतलब बचपन से शौक था मेरा ये सीखना। मैं सच्ची दिल से बताऊँ तो मुझे जो पुराने सॉन्ग्स थे उसकी तो बात कुछ और थी। कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो मुझे पुराने सॉन्ग्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी कभी भी मुझे फरमाइश आती है तो ज़्यादा पुराने गाने जैसे फरमाइश आती है, तो मुझे पुराने गाना ज़्यादा पसंद है। मुझे पहाड़ी गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी कुछ 1 मंथ पहले कुलदीप शर्मा जी है, उनके साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई है। मतलब पहाड़ी गाने की मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पहाड़ी गानों का। अभिनेता और सांसद कंगना रनौत ने मंडी जिले के बलह हल्के की नेर चौक में आयोजित जनसभा में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने सुक्खू सरकार को भेड़िया बताते हुए कहा कि यह सरकार राज्य की दुर्दशा का कारण बन गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके मनाली स्थित घर का 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है, जबकि वह वहां रहती भी नहीं है। कंगना ने कहा हिमाचल को इन भेड़ियों के चुंगल से बचाना है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश की हालत ऐसी बना दी है कि यहाँ अब समोसों की भी जांच हो रही है। हमें हिमाचल को उन्नति के रास्ते पर लाना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य में विकास की कमी को देखते हुए अब राज्य की सरकार के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी हो गई है। साथ ही कंगना ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा, विक्रमादित्य सिंह मिस्टर इंडिया नहीं है जो कहीं गायब हो जाए। पिछले 6 महीने से संसद में डटी हुई हूँ, जबकि वह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझसे पूछते रहते हैं कि कंगना कहाँ गई। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को हार के बाद सदमे से बाहर निकलने की सलाह दी है और कहा कि बलह में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उन्होंने केंद्र से पैरवी की है। कंगना ने भाजपा नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा के नेता काम करने की जिगर रखते हैं। इस मौके पर बलह के विधायक इंदर सिंह गांधी, बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल, मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा और पूर्व मिल्कफेड अध्यक्ष मोहनलाल जोशी समेत अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंदों की मदद करना है। शिविर में बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
रक्तदान शिविर में कहा गया कि हमारा लक्ष्य हर साल ऐसे शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को एक नेक कार्यों से जोड़ना है। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों ने भी रक्तदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए और रक्तदान के लाभों के बारे में जानकारी भी साझा की। यह आयोजन न केवल सामाजिक सेवा की भावना को मजबूत करता है, बल्कि शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता को भी बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल बैंक का आज 131वां स्थापना दिवस है। सेव लाइफ मिशन और पंजाब नेशनल बैंक जो है इस कैंप का जो है ये आयोजन रिज मैदान पे आज इस जो स्थापना दिवस है इसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का सेव लाइफ मिशन को सन 2000 से जो है इनका हमें सहयोग मिलता आ रहा है और इनके कारण हमने काफ़ी सारे जो कैंप है इन्होंने स्पॉन्सर भी किए हमें। हमारा जो एक साल में रक्तदानियों का मेला होता है उसके लिए भी पंजाब नेशनल बैंक का एक बहुत बड़ा योगदान हमें मिलता है। और अगर पैसे की कमी के कारण जो भी कभी भी हमें ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए पैसे की कमी नहीं आई है, क्योंकि उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने हमारा हमेशा सहयोग किया है। और मैं आज इन सभी बैंक के सभी कर्मचारियों को, अफसरों को आज इस शुभ अवसर पर इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि सेव लाइफ मिशन जो इनका एक मोटिव है 131 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का, उसके लिए पुरजोश कोशिश करूंगा कि 131 यूनिट ब्लड आज यहाँ से इकट्ठा जरूर हो। आपका नाम पुनीत सूद है। हमने 1982 में सेव लाइफ मिशन का जो है स्थापना की थी। 1982 से सेव लाइफ मिशन जो है ब्लड डोनेशन के कार्य में जो है चल रही है। आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि जिस मोटिव को लेके सेव लाइफ मिशन ने ब्लड डोनेशन का काम शुरू किया था आज वो 100% जो है कामयाब हुआ है। आज बहुत सारी संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू किया है, जो कि एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सेव लाइफ मिशन ने एक पौधा बोया था, वो आज बहुत पूरी तरह से फल फूल गया है। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी है और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए हैं। पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक उसके पड़ोस में ही रहता है और कुछ साल पहले उसकी बहन के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ शिमला में रहती है। वर्ष 2019 में पड़ोस में रहने वाला मनीष नाम का एक लड़का उसकी बहन के माध्यम से इसके संपर्क में आया और इनके बीच बातचीत शुरू हो गई। युवती ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में युवक उसे यह कहकर ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। युवती को डर था कि वह उसके घर आ सकता है। इस दौरान उसकी मुलाकात आरोपी युवक से छोटा शिमला में हुई और यहाँ उसने उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म भी किया और उसका वीडियो भी बना डाला। इसके बाद आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा कि अगर वह उससे मिलने नहीं आई तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगा। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक उसके साथ कई बार मारपीट भी कर चुका है और पैसे भी लगातार मांगता आ रहा है। युवती का आरोप है कि 8 अप्रैल को युवक उसके घर के पास आया और कहने लगा, आज मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारे माता पिता और भाई भाभी के सामने तुम्हें घर से घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। इस डर के कारण वह उससे मिलने घर से निकल गई। युवती के मुताबिक आरोपी उसे आईजीएमसी के पास मिलिट्री अस्पताल रोड पर ले गया। इस दौरान युवती ने जब शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो उसके साथ लात घूंसों डंडों से बेरहमी से मारपीट भी की गई और उसे जान से मारने की धमकी देने के साथ ही 2 लाख रुपए की मांग भी की गई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिमला पेंशनर एसोसिएशन में आंतरिक विवाद खुलकर सामने आ गया है। आत्माराम के हालिया बयानों को लेकर शिमला सिटी पेंशनर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिटी एसोसिएशन ने आत्माराम के दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह अब किसी भी पद पर नहीं है। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारा आत्माराम जी से अनुरोध है कि वह स्पष्ट करे कि वह कब जिला शिमला के अध्यक्ष थे और किस हैसियत से अब खुद को सिटी अध्यक्ष बता रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वर्तमान में मदन शर्मा सिटी पेंशनर एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष है।
और यह जिम्मेदारी वे सक्रिय रूप से निभा रहे हैं। सिटी यूनिट ने आरोप लगाया है कि आत्मा राम का कार्यकाल वर्ष 2024 में समाप्त हो चुका है और अब 2025 में उनका एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्मा राम अब एसोसिएशन में किसी भी पद पर नहीं है। प्रेस के माध्यम से ये अनुरोध है आत्माराम ठाकुर जी से कि आप बताइए कि आप कब जिला शिमला के अध्यक्ष थे और कब जिला सिटी के अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट में आदरणीय श्री मदन शर्मा जी सिटी के प्रधान हैं। सिटी के प्रधान होने के नाते जनरल हाउस भी यही कॉल कर सकते हैं। किसी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, किसी को हटाना है या नहीं हटाना है, क्या करना है, ये जनरल हाउस सिटी के प्रधान ही बुला सकते हैं जो ड्यूली इलेक्टेड है संविधान के मुताबिक। तो आत्माराम जी, आप तो ना सिटी के आज प्रधान है, ना जिला के प्रधान है, ना प्रदेश के आप प्रधान है। आप तो ओनली ए केयर टेकिंग प्रधान वी कैन कॉल यू, क्योंकि संविधान के अनुसार आपने स्वयं 3 दिसंबर 2024 को मंडी में प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में, ब्लॉकों में, जिला में और प्रदेश में शेड्यूल आपने जारी किया कि 15 अप्रैल से पहले ये सारे इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। और आपने 4 महीने के इस अंतरकाल में 4 महीने के आप माल रोड पर तो रोज घूमते हैं, 2 लाइनों की आप चिट्ठी नहीं लिख पाए कि जिला की डेट फिक्स कर देते, ब्लॉकों की फिक्स कर देते या स्टेट की कर देते। आज आप रातों रात चुपके से 4 बंदों को, अपने जो आपके पिट्ठू है, उनको कनिहार में एक गली में इकट्ठे करके वहां एक जो आप है कुछ नहीं आज की डेट में, इसलिए नहीं कुछ के आपका कार्यकाल जिला का तो हो गया अक्टूबर 2024 में समाप्त और 27 मार्च 2024 को प्रदेश का भी कार्यकाल पूरा 3 साल का पूरा हो गया। तो आप प्रधान आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। और अगर जो कुछ आपने ये किया है कल, जो निशासन की बात की, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ये संविधान है, इसके 40 पेजों का ये एक अक्षर मैंने पढ़ा, इसमें देयर इज नो प्रोविजन 6 साल की जो आपने एक्सपल्शन की है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है 6 साल का। इसमें क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अधीन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसमें देयर इज नो प्रोविजन टू एक्सपेल। पूरे लाइफ टाइम के लिए मेंबर होता है बना वो सदस्य हो, निकाल कौन सकता है उसको? सिटी का प्रधान ही निकाल पाएगा, क्योंकि आप भी सिटी के ही सदस्य है। सिटी के सदस्यों को निकाल कौन सकता है? सिटी का प्रधान या जनरल हाउस का। तो आप जब है ही कुछ नहीं, तो ये असंवैधानिक है और गैर कानूनी आपने काम किया है। राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने हाल ही में एक प्रेस बाइट में किसानों के जमीनी मुद्दों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को हिमाचल प्रदेश से हजारों किसान और बागवान विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य सरकार से अपील की थी कि वह छोटे किसानों और लघु समाज के मुद्दों पर ध्यान दे और उनके लिए तत्काल कदम उठाए। तंवर ने कहा कि वर्तमान में राज्य में किसानों के घरों की तालाबंदी हो रही है और उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। इसके समाधान के लिए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार से अपेक्षा की है कि वह इन मामलों में बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, राज्य अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा। जैसा आप लोगों को मालूम है, अभी 20 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश से जो किसान था, बागवान था, वो विधानसभा पहुंचे थे और हिमाचल प्रदेश में जो आम छोटा किसान है, लघु सीमांत किसान है, उनके जो ज़मीन और ज़मीन से जुड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों को एक हाईलाइट करने के लिए, सरकार के पास एक अपील करने के लिए कि सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करे और जो वर्तमान में हाई कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स लेवल के ऊपर जो इस समय बेदखली हो रही है, लोगों के घरों की तालाबंदी हो रही है, उनकी ज़मीनों की बाड़बंदी हो रही है, कि उसको तुरंत सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उसे रोके और सरकार अपनी नीति और कानून के अंदर जो बदलाव लाने हैं उसके ऊपर कोई संकल्प प्रस्ताव पास करके वो एक कोर्ट के अंदर जाए। तो उसके फॉलोअप में हिमाचल सरकार ने अभी इमीडिएट जो एक इसमें 2 कानून मुख्य रूप से है, एक जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है
और दूसरा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, तो उसको अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत प्रायोरिटी के ऊपर लिया है और हिमाचल प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर लेवल के ऊपर 4 जिलों की 3 जगह पर कांगड़ा, मंडी और सोलन में शिमला डिविजनल कमिश्नरी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स, तहसीलदार, एसडीएम्स, डीएफओस और ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसमें भाग लिया। और उसके अंदर ये तय किया गया है कि 31 मई तक जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है 17,000 प्लस हिमाचल प्रदेश में, जिसे गांव उपगांव स्तर के ऊपर बनाया गया है, उन्हें एक्टिवेट किया जाए और वहां पर जो लघु सीमांत किसान, छोटे किसान है और जिनके पुश्तों से वहां पर राइट्स है, उनकी नक्शा बर्तनदारी है और वहाँ पर वाजिबुल अर्ज उनके नाम है, उनके क्लेम्स को एक लोअर कमेटी से आते हुए वो एसएलडीसी और डीएलसी लेवल के ऊपर जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में आज राज्य केंद्र के अंदर किसान सभा की बैठक हुई और ये तय किया गया कि उसमें एक भागीदारी लेने के लिए अभी 28 अप्रैल को, आजकल हमारा, क्योंकि आज हम एक पूर्व संध्या के ऊपर खड़े हैं कि 11 अप्रैल 1936 में 89 इयर्स पहले अखिल भारतीय किसान सभा की भारतवर्ष में स्थापना हुई थी। आज ये संगठन भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 1.5 करोड़ लोग हैं। तो इस महीने जो सदस्यता चली है कि एक अपनी सदस्यता को करते हुए और गांव के स्तर के ऊपर जो कमेटियां हैं उसे 30 अप्रैल तक हमें पूरा करना है और 28 अप्रैल को सब डिवीज़न, तहसील और ब्लॉक लेवल के ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ज़मीन और ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको ठोस रूप से ज़मीनी स्तर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक धरना प्रदर्शन हिमाचल किसान सभा, सेब उत्पादक संघ और अन्य जन संगठन जो भी इससे जुड़ेंगे उनको लिया जाएगा। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित करी। उन्होंने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ने विमल नेगी की मौत को समय रहते गंभीरता से लिया होता तो आज प्रदेश में इतना बड़ा मामला उत्पन्न नहीं होता। बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक ईमानदार अधिकारी की जान चलेगी, लेकिन सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाने से कतरा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार की मंशा आखिर क्या है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि आखिर विमल नेगी के विभाग में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और दबाव की कहानी बयां करता है। अगर सरकार ने सुना होता तो विमल नेगी आज जिंदा होते। क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद सरकार सीबीआई से इस सारे विषय को क्यों नहीं लेके जाना चाहती? सरकार की मंशा ऐसी क्यों है? और सरकार की मंशा ऐसी क्यों है, मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके बीच में कुछ विषयों को उठाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है उन विषयों की गंभीरता को समझते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हुई हैं, ऐसी ही परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बनती जा रही हैं। क्या इनसे हमें कुछ सीखना है? क्या प्रदेश के अंदर जो बाकी विभाग है जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, रोज आवाज उठ रही है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विषयों को गंभीरता से लेगी? मैं जिन विषयों के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं कि पेखूबेला के अंदर जो प्लांट लगा, आपको पता होगा कि सेम प्लांट गुजरात के अंदर लगा जिसके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्चा आया, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा उसके ऊपर जो खर्चा है वो 220 करोड़ रुपया है। और ये क्या कारण बने, ये क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में कुछ बिंदुओं को मैं यहां पे टच करना चाहता हूं। आपके ध्यान में रहे
कि जब भी कहीं पर कोई ऐसा बड़ा प्लांट लगता है, कोई डीपीआर बनती है, तो उसका टेंडर होता है। पेखू बेला में जो प्लांट लगा उसकी जो डीपीआर बनी उसका कोई टेंडर नहीं हुआ। वहां पर एक नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर किसी को डीपीआर बनाने के लिए दे दी, उसने 15 दिन के अंदर डीपीआर जो है वो बना दी। और जो डीपीआर कभी बनती है उस डीपीआर को किसी एजेंसी के द्वारा चेक करवाया जाता है। पेखू बेला में बनने वाली डीपीआर को किसी भी एजेंसी के द्वारा चेक नहीं करवाया गया, यहीं से ही गड़बड़ शुरू हो गई। और उसके कारण और उसके बाद क्या होता है, जब आपका कोई प्लांट लगता है, उस प्लांट को फाइनेंस कहां से किया गया? क्या वो प्लांट बैंक से फाइनेंस हुआ? क्या वो प्लांट आपने नाबार्ड से किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सोलर प्लांट लग रहे हैं वो अलग अलग एजेंसियों से लोन लेके लगते हैं। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि ये जो प्लांट लगा है इसमें कंपनी की सीसी लिमिट को प्रयोग किया गया है। अब 1 वर्ष हो गया, उसके बावजूद भी आज की तारीख तक भी इस परियोजना को किसी भी खाते में, किसी बैंक के द्वारा लोन, किसी नाबार्ड की एजेंसी के द्वारा लोन, किसी और एजेंसी के द्वारा लोन, कुछ नहीं किया गया। केवल कंपनी की सीसी यूनिट जो सीसी लिमिट है उसका प्रयोग जो है वो यहाँ पे किया गया। उसके बाद जब टेंडर होता है, आप लोगों ने टेंडर डाल दिया, एक टेंडर आपने 100 करोड़ का डाल दिया, एक ने 110 करोड़ का डाल दिया, एक ने 120 करोड़ का डाल दिया। उस टेंडर के अंदर ई रिवर्स ऑक्शन का प्रावधान होता है। ई रिवर्स ऑक्शन क्या है कि आपने जो तीनों ने डाले हैं, आप तीनों को बुलाया जाता है कि भैया इसको नेगोशिएट करो, फिर वो जो 120 वाला है वो नीचे आता है, 100 वाला उससे नीचे आता है। ऐसा प्रोसेस ही नहीं बनाया गया इसमें, क्योंकि इसमें सारे के सारे अधिकारी उस कंपनी के साथ मिले हुए थे। और मैं तो ये कहता हूं राजनीतिक लोग इस जो पूरे खेल के अंदर मिले हुए थे। यही कारण है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनी जा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया है तो इसको एक राजनीतिक मांग कह के जो है वो कह दिया कि ये राजनीतिक मांग है, इसके कारण से इससे पल्ला जो है वो झाड़ा जा रहा है। इसके अलावा आपके ध्यान में रहे, अभी तक प्लांट आज की तारीख में भी पूरा नहीं हुआ, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अफसरों के ऊपर दबाव डाल के इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया। आज भी पैनल को साफ करने के लिए रोड्स, ट्रांसफार्मर के साथ बनने वाले कमरे, कुछ भी वहां नहीं बना है। आप वहां की वस्तु स्थिति जाकर भी देख सकते हैं। आपको पता होगा एक बार फ्लड आया, उसके कारण से प्लांट बंद हुआ, लेकिन फ्लड की प्रोटेक्शन के लिए आज की तारीख में भी वहां कुछ नहीं किया गया। उसके बाद ये पैरामीटर्स होते हैं कि जब आपका प्लांट चल पड़ा तो उसमें मिनिमम प्रोडक्शन कितनी होती है, उसका एक लिखा होता है कि इतनी मिनिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मिनिमम प्रोडक्शन आज तक वो जो प्लांट है वहां पर वो लक्ष्य को जो है वो प्राप्त नहीं कर सके। शिमला नगर निगम के उप महापौर उमा कौशल ने हाल ही में सामने आई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मीडिया से बातचीत करी है। यह मामला पिछले कल का बताया जा रहा है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मसाले में थूकने का मामला सामने आया। उमा कौशल ने कहा कि यह मामला अत्यंत दुख भरा है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। नगर निगम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिमला एक शांति प्रिय और सांझी संस्कृति वाला शहर है और ऐसी घटनाएं समाज में आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचा सकती है। प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जाए। नगर निगम की ओर से जनता को आश्वासन दिया गया है कि खाद्य सामग्री की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा सके। यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और प्रशासन और नगर निगम इसके लिए पूरी तरह से सचेत है। और जैसे ही मेरे तक ये खबर पहुंची है तो अधिकारियों को वहां मौके पे भेजा गया और उसका सामान वहां से उठा लिया गया, क्योंकि उसके पास कोई भी कार्ड भी नहीं था और इस तरह की गलत हरकत करना ही शोभा नहीं देता। तो हम सारे ही शिमला में हमने ये अब अधिकारी लोग जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जिसका कार्ड नहीं है उसका सामान सब जब्त किया जा रहा है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए नगर निगम जो है वो अपने आप में जा रहे हैं अधिकारी लोग और सबको चेक कर रहे हैं जाके
देख रहे हैं कि कौन इस तरह की हरकत कर रहा है। ये हरकत आजकल वहाँ हुई है और कल कहीं संजौली में भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, तो इसके लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सब जगह भी चिन्हित की जा चुकी है जहाँ वेंडर्स को हमने बिठाना है, उनकी लिस्ट भी बन चुकी है। सिर्फ अब हमारा थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का काम रह गया है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप बनाई है और उसको स्टार्ट करने में हमारा थोड़ा समय लग रहा है। बाकी ब्लू लाइंस खींच दी गई हैं जहाँ जहाँ उनको बिठाना है और सारे शिमला में सर्वे किया जा रहा है इसके लिए। नहीं, उसी के लिए हमने ये किया है कि हमें पता लग जाना चाहिए कि किसके पास कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं बाहर से ही आया है। यहाँ वालों के तो मैक्सिमम कार्ड बन चुके हैं, तो उसके ऊपर जिनके कार्ड नहीं हैं उनको हम बैठने नहीं देंगे। उनको अपने पास डस्टबिन रखने चाहिए और ये पहले भी सफाई अभियान में बोला गया था कि जो भी इस तरह के वेंडर्स बैठे होते हैं वो वहाँ पे पॉलीथीन के अपने बैग्स रखें और जो भी कूड़ा करकट वहाँ होता है वो उस बैग में डालें और उसको उस बैग के बाद गाड़ियों में डाल दिया जाए।